हेलो 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 हेलो। चल, आवाज़ आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ओके, शुरू करें। चलो देखो, लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो लेक्चर 2 है जी, पॉलिटी का। शुरुआत करें। चलो देखो, क्या देखना है? तो देखना ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो 395 आर्टिकल्स थे, पार्ट 22 थे और शेड्यूल्स 8 थे। हैं जी? ओके जी। लेकिन अब वही 395 कितना बन गया है? 4 4 एंड 8। कितना हो गया? 448। तो आर्टिकल कितने हो गए हैं? 448 हो गए हैं जी। है, चलो, पार्ट हो गए हैं 25 और शेड्यूल्स हो गए हैं 12। हैं, अब बताओ कि 12वां शेड्यूल कौन सा है? बताओ क्या है? कमेंट करो, कमेंट करो, नहीं तो मैं बताऊंगा। चलो, जो पार्ट 7A है उसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, और नया पार्ट 4A, 9A, 9B और 14A को ऐड किया गया है। 7A को डिलीट किया गया है। 4A, 9A, 9B, 14A को क्या किया गया है? ऐड किया गया। सिंपल, समझ आ गया? आगे बढ़ते। अच्छा, अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हो गया भाई है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हो गया। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि कंपाइल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म। जो एकदम बढ़िया से, एकदम जैसे ये देखो पेज है, बढ़िया से एकदम एकदम पूरा मस्त, एकदम अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, एकदम सब कुछ बताया हुआ है, बहुत प्यारे से एकदम सिस्टम में। तो वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड और नॉट इजी टू अमेंड। इसको अमेंड करना उतना इजी नहीं। अब एग्जांपल इसका है इंडिया, है भाईजान, इंडिया इसका एग्जांपल। अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं अच्छे से। फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड भी नहीं होता है और इजीली अमेंड हो जाता है। और यूनाइटेड किंगडम इसका है एग्जाम्पल। चलो देखो, अब है कि अमेंडमेंट क्या है। तो अ फॉर्मल चेंज टू लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट होता है कि जैसे देखो, एक लॉ है, मान लो अभी यूजीसी आया था, हाँ, यूजीसी एक्ट आ गया। अब मान लो यूजीसी में कुछ गलत है, जो किसी के ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहा है। तो वो सब चीज़ें अगर ऐसी हो रही तो उसमें अमेंडमेंट करके उसमें बदलाव किया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वही होता है अमेंडमेंट। ठीक है, जैसे अमेंडमेंट हुआ था
तो आर्टिकल 31 नल एंड वॉइड हो गया था, और फिर 300 के आसपास वो चला गया था, 300A में चला गया था, वो लीगल राइट बन गया था, फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, parliamentary form of government is a form of democracy in which the political party that win the most seat in the national election forms the ruling government। इसका मतलब ये होता है कि देखो, इधर मोदी जी और इधर राहुल जी, दोनों इलेक्शन में हो गए हैं खड़ा। अब राहुल जी को मिला है इस बार बहुत सारा वोट, 15 वोट है, और इधर मोदी जी को मिला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,000 वोट। तो अब जो मोदी जी को मिला ना 15,000 वोट, तो मोदी जी इलेक्शन गए जीत, और राहुल गांधी जी गए हार। तब मोदी जी का जो गवर्नमेंट है ये बनेगी रूलिंग गवर्नमेंट। ठीक है, और ये करेगी इंडिया पे शासन, सॉरी जो भी है शासन ही तो कर रही। ठीक है, समझ गए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, यही होता है। चल आगे देखें। ओके, चलिए, बाय बाय मोदी जी, बाय बाय राहुल जी। अब देखो, एक और एग्जांपल है इसका। A parliamentary form of government is a form of democracy in which the political party that wins, सेम ही है भाई, अभी जो बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये लिया कहाँ से गया है, ये इम्पोर्टेंट कि ये लिया गया है यूके से, हमने बोर्ड किया। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ओके, चलो, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब ये कहता है it refers to existence of more than one level of government in the country। इसका मतलब ये है कि मतलब देखो, ये इंडिया है, मान लो ये इंडिया है, सॉरी बहुत गंदा बन गया, देखो ठीक है, मान लो ये इंडिया है। अब यहाँ ये ऐसे 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 करके सारे स्टेट्स बटे हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ स्टेट भी गवर्न कर रही है और एक सेंटर में भी गवर्न कर रहा है, तो यही है फेडरलिज्म का मतलब। दिस रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ कितना है देखो, एक हमारा हो गया सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल, फिर जो मेयर वेयर होते हैं, हाँ, फिर ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है जिला पार्षद है, हमारे यहाँ शायद 3 टायर ऐसे हमारे देखो ऐसे। चलो आगे देखते हैं।
देखो है ना, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है। Under federalism, the states are not merely agent of federal government. They derive their authority from कौन, ठीक है। जो अंडर फेडरलिज्म जो स्टेट का जो गवर्नमेंट होता है वो फेडरल गवर्नमेंट का एजेंट नहीं होता है। दे ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम कौन, ठीक है। अब देख लो फेडरल फीचर एंड यूनिटरी फीचर। फेडरल फीचर क्या होता है कि भैया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हो, बाई मैकेनिज्म हो और डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। ये सब फेडरल फीचर होता है। यूनिटरी फीचर क्या होता है कि भैया सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो और सिंगल सिटीजनशिप हो, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी हो, ऑल इंडिया सर्विसेज हो, इमरजेंसी प्रोविंसेस हो एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेंटर हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि इस इंडियन फेडरलिज्म पर बहुत बहुत महानुभाव आए और कुछ कुछ बोल के चले गए, ठीक है। तो केसी वाइस जी है, इन्होंने काशी फेडरल बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोल के गए इसको, ठीक है। तो मॉरिस जोन्स भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, इसने बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला। और आइवर जेनिंग ने फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बोला इसको। अब ये याद रखना कौन कौन आके काका टिप्पणी करके गए हैं, कब पूछ ले, है ना। चलो चलते, याद करने की चीजें हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो, सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कैरीज आउट लॉ, मतलब जो एग्जीक्यूट करता है भाई लॉ को। लेजिस्लेटिव देखो पार्लियामेंट में लॉ बन गई है, अब एग्जीक्यूटिव के हाथ में है कि भैया तुम इसको कैसे लेके आगे बढ़। हाँ, शेड्यूल देख ले, 7 शेड्यूल है अपने पास। अच्छा अच्छा कितना है, 12। शुरू में 8 था, अब हो गया है 12। चल शेड्यूल 1, नेम ऑफ द स्टेट एंड यूटी एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है। नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, इसमें क्या है, स्टेट का यूटी का नेम है, उनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बताएं। शेड्यूल 2 है ओथ। ओथ है अफर्मेशन, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन यूनियन प्लस स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स एमपी एमएलए जजेस सीएजी, मतलब ये ओथ और अफर्मेशन नहीं है, सीधा ओथ एंड अफर्मेशन याद रखना सबका। एमपी हो गया, एमएलए हो गया, जजेज हो गए, कैग हो गया, सबका, ठीक। अब ये शेड्यूल 3 है। प्रोविजन रिलेटिंग टू
emoluments and allowance of president, vice president, governor, speaker, deputy speaker, chairman, डिप्टी चेयरमैन एंड जजेज। इसमें इमोल्यूमेंट एंड अलाउंस है किन किन का, किन किन का? तो ये है अपने प्रेसिडेंट सर, चल प्रेसिडेंट सर का, वाइस प्रेसिडेंट सर का, गवर्नर सर का, स्पीकर सर का, डिप्टी स्पीकर सर का, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जजेज एंड कैग का क्या है, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस के बारे में लिखा। अब देखिए, अब आते हैं शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 4 में राज्यसभा है, क्या भैया, राज्यसभा। 5 में है प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब ऑफ। प्रोविजंस है, देखो इसमें शेड्यूल एरिया ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जैसे देखो आंध्र प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के, झारखंड के, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के जो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके बारे में है, ठीक है। अब इसके बाद वाला होगा अदर, जो इसके अलावा होंगे, जैसे देखिए, आइए देखिए क्या ये आइए 6 शेड्यूल 6, देखो ये अदर है, मतलब उन सब के अलावा प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मतलब जो इसमें था ना, जैसे देखो इसमें था आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, फला फला बला बला बला, इन सब को छोड़ के जो जितना भी बच जाता है, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वो इसमें है, शेड्यूल 6 में है। अब देखते हैं कि शेड्यूल 6 न्यूज में क्यों था, क्यों था रे, क्यों था। हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे, उनका नाम था महाशय। तो जब हम क्लास में बदमाशी करते थे तो इसी बोलते थे, क्यों रे क्यों, क्यों कर रहा है ऐसा। तो वैसे ही शेड्यूल 6 न्यूज में क्यों था, तो देखते हैं। शेड्यूल 6 शेड्यूल 6 has been in news recently due to protest in Ladakh, ठीक है, demanding its existence extension to the region to protect its tribal culture and autonomy, ठीक है। लद्दाख में शेड्यूल 6 को लेके प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, इस वजह से शेड्यूल 6 न्यूज में था, समझ गए। चलो, द 6th शेड्यूल entails autonomous district council, power of ADC, power of autonomous district council and culture preservation, ठीक है। चलो अब 7 देखते हैं। चलो शेड्यूल 7 देख लें, चलो देख लेते हैं शेड्यूल 7। 3 list containing subject in which union a state can make law, ठीक है। शेड्यूल 7 में है फेडरल प्रोविजन, 3 list containing subject in which union and a state that can make law। मतलब है इसका ये कि 3 लिस्ट है, जैसे देखो ये एक ये लिस्ट हो गया, एक ये लिस्ट हो गया और एक ये लिस्ट हो गया, नहीं गलत है, दूसरा बनाते
एक ये लिस्ट है, एक ये लिस्ट है, और एक ये लिस्ट है। ठीक है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और यह है स्टेट लिस्ट। अब ये 3 लिस्ट है। अब स्टेट और यूनियन मिलके इन तीनों लिस्ट में लॉ बना सकता है जी, है। लेकिन अब कौन किस में बना सकता है वो देखते हैं, है। शुरू किया जाए। तो आ गया यूनियन लिस्ट। इनिशियली देयर आर 97 सब्जेक्ट, लेकिन अब 100 है। पहले यूनियन लिस्ट में 97 था, अब 100 हो गया है। एग्जाम्पल देख ले, देख लो। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, लेबर एंड माइंस, सेंसस, etc। इसमें कौन बना सकता है? यूनियन। ये यूनियन लिस्ट है। डिफेंस, आर्म एंड एम्यूनेशंस, एटॉमिक एनर्जी, सिटीजनशिप एंड एयरवेज, इन सब में ये सब यूनियन लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट में बना सकता है लोग। ठीक है, अब स्टेट लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, इनिशियली दे आर 67 सब्जेक्ट, लेकिन अब 61 है। पहले 66 था, अब 61 हो गया। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, पिलग्रिम्स, लीकर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये सब स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। अब कंकरेंट लिस्ट देख लेते हैं, है ना। चलो आ जाओ। पहले इसमें 47 था, अब कितना हो गया है? 52 हो गया। देखो जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, ट्रेड एंड लेबर डिस्प्यूट, इलेक्ट्रिसिटी, वेट्स एंड मेजर्स, इन सब में दोनों मिलके लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट सिर्फ इतने में ही लॉ बनाएगा, और यूनियन 100 में। स्टेट 61, यूनियन 100, और दोनों मिलके 52। ठीक है, चलो इन सब के अलावा एक और लिस्ट है, रेसिडुअरी लिस्ट। ये जो है ना, ये बाकी 3 लिस्ट है उसमें इंक्लूड नहीं होता है। सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर होता है लेगिस्लेट करने का रेसिडुअरी सब्जेक्ट को। ठीक है, लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। बस इतनी है इसकी कहानी, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, एक रेसिडुअरी लिस्ट है जो कॉन्करेंट स्टेट और यूनियन लिस्ट में नहीं आता है। सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर होता है लेगिस्लेट करने का, और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। दैट्स इट, कथा समाप्त। चलो, कुछ सब्जेक्ट था, ठीक है, वो ट्रांसफर किया गया सब्जेक्ट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट। कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। दे आर क्या था? एजुकेशन था, वो फॉरेस्ट था, वेट एंड मेजर्स था, प्रोटेक्टिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स था, और बर्ड था, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था। स्टेट लिस्ट से इसको उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था 42वें अमेंडमेंट से। ठीक है, 1976 में। आगे बढ़े। 5 scenarios in which Parliament and Union can legislate on a state list subject.
चलो अब देखते हैं वो 5 कौन कौन सा सब्जेक्ट जिसमें पार्लियामेंट और यूनियन लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट के में। तो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। इफ 2 or more a state ask the center to enforce international treaty, ठीक है। अगर 2 और 2 से स्टेट सेंटर से इन्फोर्स करने के लिए कहती है इंटरनेशनल ट्रीटी तब, और इफ राज्यसभा गिव पार्लियामेंट दिस पावर टू अ स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। इन सब सिनेरियोज में एक्चुअली 4 ही है, 5 नहीं है, हटाओ यार इसको 4 करो, ठीक है। तो इन चारों में यूनियन लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट लिस्ट को। देखो क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन से, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस थे, ठीक है। 6 थे, ओके इसको डिलीट करो यार। चलो लेकिन अब कुछ ऐड हुए 2003 में, कौन कौन से, मराठी, मलयालम, कोंकणी, असमीज और बंगाली, ठीक है। देखो यहाँ देख लेते हैं, अमेंडमेंट भी देख लेते। चलो तो बात है शेड्यूल 8 की कहानी। ओरिजिनली पहले इसमें 14 लैंग्वेजेस थे, शेड्यूल 8 लैंग्वेज के बारे में बताता, लेकिन अब इसमें 22 है, तो जरूर बढ़ा होगा। कब बढ़ा होगा, तो अमेंडमेंट से बढ़ा होगा, है ना। देखो 21वां कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट होता है, एक्ट आता है 1967 में, और सिंधी को कहते हैं भैया ऐड करो जल्दी इसको, और सिंधी हो जाता है ऐड। फिर वक्त चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और 1992 का समय रहता है, उसमें फिर 71वां कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 में, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। कहाँ, 8 शेड्यूल में। उसके बाद फिर 11 साल बाद 92nd होता है कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट। अच्छा ये देख रहे हो एक चीज, चलो देखते हैं। 1992 203, 11 साल, 11 है, सॉरी 21 है ना। तो इसमें बोडो, डोंगरी, सैंथली, मैथिली को ऐड किया गया था, जिसको बीडीएसएम से याद कर सकते हैं। चलो 96 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 2011, इट चेंजेस द नेम ऑफ उड़िया टू उड़िया, ठीक है। चलो आगे देखें। अब देखो 9 शेड्यूल, 9 शेड्यूल में है प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म एंड जमींदारी सिस्टम। कब ऐड किया गया था, 1
कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, ठीक है। अब 11th, प्रोविजंस रिलेटिंग, देखो 11 12 एकदम इजी है, 10 कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, पहले 11 देख लेते हैं, 12 देख लेते हैं, उसके बाद 10 भी देख लेंगे। इसमें लिखा हुआ नहीं है पर देख लें। चलो इसमें क्या करना है, 11 जो है ना ये पंचायत है और 12 है म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। बस इतना याद रखना, 11 पंचायत 12 म्यूनसिपैलिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट 1173, ठीक है, और 1274, दोनों एक ही साल हुआ था 1992 में, ठीक है। इतना याद रखोगे। और 10 में है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून है, मतलब कि कोई एमपी इधर उधर नहीं भाग जाता है, जैसे हमारे पलटू चचा है, तो बस इसी सब के लेके कानून है, उतना ज़्यादा नहीं, बस इतना याद रखना एंटी डिफेक्शन कानून। और परमार सर की मदद से टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से हम याद कर लेंगे सारा शेड्यूल, उसके लिए पहले परमार सर को थैंक यू बोलेंगे। चलो देखो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरिया, एफ से फेडरल प्रोविजन, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। अब देखो, टी से टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल, ई से इमोल्यूमेंट सेकेंड शेड्यूल, 3 से अफर्मेशन एंड ओथ थर्ड शेड्यूल, 8 से राज्यसभा फोर्थ, 5 से शेड्यूल एरिया, एस से शेड्यूल एरिया फिफ्थ, ओ से अदर शेड्यूल एरिया 6, एफ से फेडरल प्रोविजन 7, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज 8, 9 लैंड रिफॉर्म, ठीक है, 10 डी से डिफेक्शन 10वां, 11वां पंचायत, पी से, एम से म्यूनसिपैलिटी 12, हो गया ना। टी ई ए आर एस टीयर्स, ओ एफ ऑफ, ओ एल डी ओल्ड, पी एम है, सही है। चलो और यहाँ पे हमारा हो जाता है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। फिर मिलेंगे कल अगले लेक्चर। बाय, टेक केयर।